नई पढ़ी लिखी बहू अनपढ़ पति। सिमरन का गृह प्रवेश होता है। उसके साथ कावेरी उसका गृह प्रवेश करते हुए उससे कहती है, अरे आओ आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। सिमरन इतने अच्छे से स्वागत देख बहुत खुश होती है, जिसके बाद सिमरन की बाकी की रस्में शुरू हो जाती हैं। वो दूध की थाली में अंगूठी की रस्म करने लगती है। तभी उसकी सास कावेरी अपने बेटे चंदन से कहती है, अरे चंदन बेटा, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, कुछ तो बोलो। अब क्या बोले अम्मा, हमने तो बोलती ही बंद हो गई है। इतनी सुंदर लड़की से शादी जो हुई है। चंदन के बोलने के रवैये से ही बेचारी सिमरन अपने मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये क्या, लगता है पिताजी ने जरूरत से ज्यादा ही शरीफ लड़के से मेरी शादी करवा दी है। अब मैं क्या करूं इसका। सिमरन ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी उसे दूध की थैली के अंदर से अंगूठी मिल जाती है, जिसे देखते ही कावेरी कहती है, अरे लो जी लो, ये रस्म तो हमारी बहू जीत गई। सारी रस्में पूरी होने के बाद सिमरन अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है और फोन चलाने लगती है। तभी उसका पति आ जाता है। अरे बाप रे बाप, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे तुम्हें नहीं पता, इसे फोन कहते हैं। अच्छा ऐसी बात है, तो फोन का क्या इस्तेमाल किया जाता है? ओहो, तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि एक फोन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। हमें अगर किसी से बात करनी हो तो हम इस फोन के द्वारा किसी भी दूर बैठे इंसान से बात कर सकते हैं। ये सुनते ही चंदन खुशी से बौखला जाता है और सिमरन से कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी मौसी से मेरी बात करवा सकती हो, वो 2 गांव दूर रहती हैं। हाँ करवा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए नंबर होना बहुत जरूरी है। क्या तुम्हारे पास नंबर है? अब ये नंबर क्या होता है? सिमरन की जिससे शादी होती है वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं होता, जिसके चलते सिमरन को हर एक छोटी मोटी चीजों के बारे में अपने पति को बताना पड़ता है। एक दिन उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, दरअसल बात यह है कि हमारे बेटे चंदन के पिता उसके बचपन में ही चले गए थे। उनके जाने के बाद चंदन को बहुत बड़ा सदमा लगा और वह स्कूल नहीं पढ़ पाया, इसलिए वह आधुनिक चीजों से कोसों दूर है। कोई नहीं माँ जी, मैं उन्हें आधुनिक चीजों के बारे में सब कुछ समझा दूंगी। सिमरन शहर के होने के बाद और अच्छी पढ़ी लिखी होने के बाद भी एक गंवार लड़के से शादी कर लेती है, क्योंकि उसके पिता उसकी शादी गांव में करवाना चाहते थे। वो अपने पति को आधुनिक चीजों के बारे में सब कुछ बताती। एक दिन उसकी सहेली का कॉल आता है और वो उससे कहती है, अरे सिमरन, जब तेरी शादी हुई है तू तो हमें देख ही नहीं रही। देख, तेरी शादी की पार्टी तो हमें चाहिए ही, और साथ में हमें अपने पति से भी मिलवाना। अरे मैं अपने पति से मिलवा तो देती, लेकिन वो बिजनेस ट्रिप की वजह से बाहर गए हुए हैं। सिमरन ने तक कह रही थी कि तभी वहां चंदन आ जाता है और कहता है, अरे सिमरन, अरे मेरी बुस्सर नहीं मिल रही है, कहीं तुमने रखी है क्या? चंदन की आवाज सुनते ही फोन की दूसरी तरफ से ममता सुन लेती है और सिमरन को फोन पर कहती है, अरे अभी तो तू कह रही थी कि तेरा पति बिजनेस ट्रिप के चक्कर में बाहर गया है, और देखो तेरा पति तो घर में ही है। क्या तो हमें मिलवाना नहीं चाहती है? वैसे ये तो बता, इस जमाने में होने के बाद भी शर्ट को बूसट बोलता है तेरा पति? अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, अभी अभी ये बिजनेस ट्रिप से ही आए हैं। तो फिर ठीक है, तू कल शाम को अपने पति से हम सबको मिलवा रही है और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। इतना कहते ही ममता फोन काट देती है। अगले दिन जैसे ही शाम होती है, ममता अपने पति को एकदम जेंटलमैन बनाकर ले जाती है, जिसके बाद उसके सभी दोस्त चंदन को देखकर कहते हैं, अरे वाह सिमरन, तुम्हारा पति तो बहुत हैंडसम है और काफी स्मार्ट भी लग रहा है। अच्छा, तो ये बातें कहीं तेरे पति को किसी की नजर ना लग जाए, इसलिए तू अपने पति को हमसे मिलवाने के लिए कतरा रही थी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ भी कहो, नाम बेशक ओल्ड फैशन है, लेकिन जीजा जी आप हो बड़े हैंडसम। ममता के इतना कहते ही चंदन बहुत खुश हो जाता है और इंग्लिश में जवाब देने की कोशिश करता है, अरे दीदी तुम्हारा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या कहा? दीदी? मैं तुम्हें दीदी दिखाई देती हूँ? रोहित और बाकी सब हंसने लगते हैं, जिसके बाद सभी लोग डिनर की टेबल पर जाकर डिनर करना शुरू कर देते हैं। सिमरन और सिमरन की सभी सहेलियां और उसके दोस्त चम्मच और कांटे से खाना खाने लगते हैं, तो वही चंदन अपने दोनों हाथों से खाने पर टूट पड़ता है। ये सब देखकर सिमरन के सभी दोस्त उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। ईयू, ची ची ची। अरे सिमरन, तेरे पति को खाना खाना नहीं आता क्या?
वैसे तो तू इतनी लंबी लंबी बातें कर रही थी, लेकिन तेरा पति तो बिल्कुल गांव वालों की तरह खाना खा रहा है। सिमरन, तेरा पति जिस तरह खाना खा रहे है, इस तरह तो मेरे जंगली सुअर को खाना खाते हुए देखा है। ये सब सुनते ही सिमरन को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो गुस्से में खड़ी हो जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के बारे में इतना उल्टा सीधा कहने की? अरे तुम जैसे पढ़े लिखी निहायती बदतमीज लोगों से तो बहुत ही अच्छे हैं मेरे पति। कम से कम उन्हें तुम जैसे बदतमीज लोगों की इज्जत करना तो आता है, जो कि तुम इसके लायक भी नहीं हो। सिमरन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो टेबल से टिश्यू पेपर उठाती है और अपने पति चंदन के हाथ साफ करने लगती है। जिसके बाद वो अपने पति चंदन का हाथ पकड़कर उसे वहां से वापस अपने घर ले आती है। अरे क्या हुआ? तुम तो मुझे वहां से झांसी की रानी बनकर खींचते हुए ले आई। तुम्हें नहीं लगता कि यह गलत है? उन जैसे अमीर और बदतमीज लोगों के बीच रहना गलत है, इसलिए मैं आपको वहां से ले आई। मैं अपने पति की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सुनते ही चंदन बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी सिमरन को गले से लगा लेता है और कहता है, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ। तुम बहुत अच्छी और समझदार लड़की हो, लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि तुम्हारी सौतेले पिता ने तुम्हारी शादी का मुझसे सौदा क्यों किया, जबकि तुम्हें तो कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता था। मेरी शादी का सौदा मतलब? मैं समझ नहीं पाई। अरे मुझसे कोई लड़की शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं गंवार था ना और नहीं पढ़ा लिखा था। लेकिन जब तुम्हारे पिताजी से मिला तो उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी। उन्होंने मुझसे पूरे 10 लाख रुपए मांगे, जिसके बाद उन्होंने मेरी शादी तुमसे करवा दी। इसके लिए मुझे माफ कर देना। तुम चाहो तो अपने गंवार पति को छोड़कर जा सकती हो। तुमने अपनी सच्चाई का सामना किया, मेरे लिए इतना ही काफी है। अब तुम चाहे गंवार हो चाहे कुछ भी हो, मेरे लिए तुम मेरे पति हो और मेरे लिए मेरा गंवार पति ज्यादा अच्छा है उन पढ़े लिखे दोस्तों से, क्योंकि उसे किसी की बेइज्जती करनी नहीं आती। सिमरन अपने पति की सच्चाई को एक्सेप्ट करती है और उसे अपने जैसा पढ़ा लिखा बनाती है, जिसके बाद वो चंदन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। वसुधा के जीवन में कुछ महीने पहले ही खुशियों ने दस्तक दी थी, जब उसकी शादी हरि से हुई थी। हरि बहुत ही मर्म दिल का इंसान था, मगर उसके जीवन में उस रोज अंधेर हो गया जब हरि एक हादसे में चला गया। हरि उठो, तुम मुझे यूं बीच मझधार में अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। हे भगवान, ये कैसा अंधेर कर दिया तूने मेरी जिंदगी पर। अरे बंद कर ये नाटकबाजी नास पीटी, एक तो मेरे बेटे को खा गई, अब झूठा दिखावा करती है। अरे भले मैंने उसे कोख से ना जना था, मगर जान बसती थी इस माँ की उसके बेटे में। इस पल तू मुझे फूटी आंख भी नहीं सुहारी, निकल जा मेरे घर से। कल्याणी अपने बेटे के मौत का कसूरवार वसुधा को ठहराती हुई उसे घसीटती हुई आंगन के बाहर निकालने लगती है। हालातों की मारी बेबस बहू बस बिलखे जा रही थी। माँ जी, मुझे इस घर से मत निकालिए। इस घर के हर कोने में हरि की यादें बिखरी हुई हैं। एक लड़की की डोली उसके मायके की दहलीज से उठती है और अर्थी ससुराल से। तो ठीक है, मैं तेरा ये शौक अभी पूरा कर देती हूँ, तू भी मर जा। कल्याणी की लाल आंखों में जैसे अपनी बहू की मौत देखने की आग धधक रही थी। ताव में आकर उसने वसुधा की गर्दन धर दबोची। बहू क्षण भर के भीतर ही बेहोश हो गई। तभी गांव में रहने वाली मनोरमा बेचारी बहू को बचाने के लिए बीच में कूद पड़ी। अरे कल्याणी, बौरा गई हो क्या? अरे मार ही डालोगी क्या बेचारी को? मनोरमा जल्दी से वसुधा की नब्ज जांच कर बोलती है। अरे कल्याणी, माता मनाना छोड़ और खील बताशे बांट। 2 माह से गर्भवती है तेरी बहू। अरे चुप कर मर जानी, खील बताशे खिलाने से भला मैं इसे मौत की नींद सुला दूं। सौतेली सास की ये बात सुनकर पूरा गांव गढ़ गुस्से में कल्याणी पर चढ़ बैठता है और सरपंच दीनानाथ कहते हैं, कान खोल कर सुन लो कल्याणी, अगर तुम्हारी गर्भवती बहू की जान गई तो जेल की हवा खाने को तैयार रहना। इस बात को गांठ बांध लो। ऐसा कहकर सभी वहां से चले जाते हैं, मगर सास का सौतेलापन कहाँ मिटने वाला था। उस रात सास खुद से बातें करती हुई कहती है, मैंने तो सोचा था कि हरि को रास्ते से हटाने के बाद मेरी ये सौतेली बहू खुद ही ये घर छोड़कर चली जाएगी, मगर ये तो चुंबक की तरह चिपक बैठी है। इस प्रॉपर्टी को पाने के लिए इतने पापड़ बेले हैं मैंने। अगर मैं अपने सौतेले बेटे को रास्ते से हटा सकती हूँ तो उसके वारिस को भी मिट्टी में मिला दूंगी। अब ये जाड़े का महीना बनेगा मेरा हथियार।
ये सौतेली सास बहू रानी को बर्फ की सिल्ली में जमा देगी। अगली सुबह पूरे गांव में ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थीं। सुबह के 5 बज रहे थे, तभी कल्याणी चटाई पर सो रही बहू के मुंह पर बाल्टी भर कर पानी डालती है। बहू बेचारी ठिठुरती हुई आंख खोलती हुई कहती है, माँ जी ये कैसा कहर ढा रही हैं आप। चुप कर करमजली, खबरदार जो मुझसे जुबान लड़ाई तो जुबान खींच लूंगी। तुझे यही सिखाकर भेजा है तेरे बाप ने। गुड़ी बहू का एक भी लक्षण नहीं तुझमें। चल उठ और जल्दी से सारा काम खत्म कर। सास का उखड़ा स्वभाव देखकर गर्भवती बहू काम करने में जुट जाती है, मगर चाय बनाते वक्त उसे अचानक मितली आ जाती है और वह मुंह दबाकर सिंक की ओर जाती है। तभी सास किचन में आकर कुड़कुड़ाती हुई बेरहमी से बहू के बाल खींचती हुई कहती है, राम 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 बेड़ा गर्क हो, क्योरी मर जानी। बर्तन मांजने का सिंक तेरे रायता फैलाने के लिए बना है क्या। माँ जी वो अचानक मन कच्चा हो गया और मितली आ गई, मैं अभी साफ कर देती हूँ। तेरी ये उलूल जुलूल हरकतें यूं ही बंद नहीं होने वाली। जा जाकर सर्दियों का हालचाल पूछ कर आ। ऐसा बोलकर कल्याणी कसाई की तरह अपनी गर्भवती बहू को घसीटती हुई घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी गर्भवती बहू सारा दिन ठंड में ठिठुरती है। कितनी ठंड है यहाँ पर, मुझे हर हाल में अपने पेट में पल रहे बच्चे को बचाना होगा। उस वक्त गर्भवती बहू की दशा किसी राहगीर गरीब से बिल्कुल अलग ना थी। उसके तन पर लिपटी सूती की सफेद साड़ी थी जिस पर बर्फ की बूंदें समाई जा रही थी। उसकी साड़ी बर्फ के पानी से बुरी तरह से भीग चुकी थी। सांझ ढल गई और रात का अंधेरा घिराया, मगर सौतेली सास का दिल कहाँ पसीजने वाला था। माँ जी दरवाजा खोल दीजिए, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। मुझ गर्भवती बहू पर तरस खाइए। जितना चिल्लाना है चिल्ला, मगर ये दरवाजा सुबह ही खुलेगा। जहाँ एक और सौतेली सास ठंड की रात रजाई में सुकून की नींद ले रही थी, वहीं बेचारी गर्भवती बहू ठंड का कहर काट रही थी। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। वह हर क्षण हाथ पांव मल रही थी ताकि थोड़ी गर्माहट मिले। जैसे तैसे सुबह हो गई और सास दरवाजा खोलकर तफरीबाजी करती हुई कहती है, क्यों बहू रानी, कैसी कटी ठंड की रात। बहू कमरे की ओर बढ़ने लगती है, तभी सास कहती है, अरे वो करमजली कहाँ जा रही है, ये कपड़े उठा और नदी पर जाकर धो के ला। मगर माँ जी हमारे घर में तो पानी के लिए मोटर लगा हुआ है, फिर नदी पर क्यों जाना। अरे चुप कर, काम चोरी ना कर समझी। तेरी माँ ने तुझे सास से सवाल जवाब करना सिखाया है, और मोटर फूक गया है तो उसे ठीक तू कराएगी। चुपचाप कपड़े उठा और नदी पर जा, वरना उठा अपनी गठरी और पकड़ ले मायके की डगरी। सौतेली सास के मुंह से बेघर होने की बात सुनकर गर्भवती बहू अपने माथे पर भारी कपड़ों का बोझ लाद कर नदी पर आती है। नदी की ठंडी हवाओं ने घेर रखा था। कोहरे के कारण कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ना तो वसुधा के पाँव में चप्पल थी, न तन पर कोई चादर। हे भगवान, ये नदी का पानी तो बहुत ज्यादा ठंडा है। इस पानी को छूने भर से ऐसा लग रहा है जैसे हाथ जम गया। मेरे बच्चे की हिफाजत तेरे हाथों में है सृष्टि के रचयिता। जहाँ गांव का हर जन ठंड से बचाव के लिए अपने घरों में आग जलाकर बैठा था, वहीं कड़ाके की ठंड में वह गर्भवती बहू नदी पर कपड़े धो रही थी। कुछ देर के बाद बहू घर लौट आती है। समय बीतता जाता है, जिसके साथ बहू का पेट उभरने लगता है। अब सर्दियों का तापमान और भी बढ़ जाता है, जिसके साथ सास की साजिश भी और बढ़ती है। वसुधा, अरे ओ वसुधा, अरे ओ करमजली कहाँ है। जी माँ जी कहिए। हरे कान क्या कोल्हापुर में छोड़ कर आई है। ये टोकरी उठा और जाकर जंगल से आग तापने के लिए लकड़ियां ले आ। माँ जी बाहर का नजारा तो आप देख ही रही हैं। कोहरे की कितनी धुंध है, ऊपर से इतनी बर्फबारी भी हो रही है। और हरी तो आपके लिए हीटर लाए थे, फिर आप मुझ पर जुल्म ढाने के लिए इतनी ठंड में बाहर क्यों भेज रही हैं? अरे मैं तेरी सास हूं कि तो मेरी सास है? जाती है या बताऊं अभी? बेचारी गर्भवती बहू को कड़ाके की ठंड में जंगल जाने के सिवा कोई दूसरा राह नहीं बचता। ऐसे ही सास अपनी गर्भवती बहू के हर दिन को ठंड के कहर में बदल देती है। पता नहीं ये मर्जानी किस मिट्टी के बनी है, जिस पर ठंड का कहर भी फीका पड़ रहा है। अब मुझे अपना आखिरी दाव चलना ही पड़ेगा। उस रोज बेतहाशा ठंड थी। पूस की पुरवाई बयार इस कदर बह रही थी जिसके प्रकोप से क्या जानवर बल्कि प्रकृति भी कांप उठी थी।
अरे ओ बहू रानी, जल्दी से बाहर आ जा, आज तेरा नदी नहाने की रस्म है। दुखियारी गर्भवती बहू अपनी सास के साथ गंगा नदी पर नहाने आती है, जो उनके गांव से बहती हुई गुजरती है। माँ जी, हम यहाँ नदी पर क्यों आए हैं? क्योंकि तुझे इस गंगा नदी में नहाना है। माँ जी, पानी तो बर्फ के जैसे ठंडा हुआ पड़ा है, इससे मेरे बच्चे को नुकसान हो सकता है। अरे कुछ नहीं होगा, गर्भवती बहू को गंगा नहाने से पुरुषार्थ बच्चा पैदा होता है। जा नदी में उतर जा। गर्भवती बहू ना चाहते हुए भी नदी में उतर जाती है। तभी सास का पांव पानी में फिसल जाता है और वह पानी के बहाव के साथ बहने लगती है। अरे बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ। अरे मोरी मैया। माँ जी, हाथ पांव चलाइए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। सास को हियो देती हुई गर्भवती बहू अपने अंदर पल रहे बच्चे की परवाह किए बगैर सास को बचाकर किनारे पर ले आती है। माँ जी, आप ठीक हैं? उस पल सौतेली सास का सर शर्म से झुक जाता है। शब्द भी उसका साथ छोड़ जाते हैं, क्योंकि उसने जिस बहू पर ठंड का कहर बरसाने में कोई कसर न छोड़ी थी, आज उसी गर्भवती बहू ने अपनी सौतेली सास को जीवन दान दिया था। कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। सुरभि की अभी शादी हुई होती है। शादी के बाद उसके 2 दिन तो अच्छे खासे गुजर जाते हैं, लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद उसकी 5 ननद अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर देती हैं। अरे रेखा, मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ, तुम इतनी रोटियां बनाने के लिए आटा गूंथ कर रख लो। अरे भाभी, मेरे तो सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं तो वैसे भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आप तो जानती हो, जब मेरे सर में दर्द होता है तो मैं कुछ नहीं कर पाती। ऐसा कहकर रेखा अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद सुरभि को अकेले ही सबके लिए खाना बनाना पड़ता है। ऐसे ही जब वो घर की सफाई कर रही होती है तो वो अपनी नंद ममता से कहती है, अरे ममता, मैं घर की साफ सफाई कर रही हूँ, थोड़े से कपड़े गंदे पड़े हैं, क्या तुम उन्हें धो दोगी? मुझे माफ करना भाभी, आज मेरी पार्टी है और अगर मैं कपड़े धोने में लग गई तो पार्टी में नहीं जा पाऊंगी, इसलिए आप अपने आप ही सारे कपड़े धो लेना। ऐसा कहकर ममता भी निकल जाती है, जिसके बाद सुरभि घर के सारे काम करके बहुत ज्यादा थक जाती है। तभी तानिया सुरभि के पास आती है और कहती है, अरे भाभी, आप यहाँ बैठी हो और मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, जाओ मेरे लिए खाना ला दो। तानिया, मैं घर के सारे काम करके बहुत ज्यादा थक गई हूँ, तुम खुद क्यों नहीं ले लेती अपने लिए खाना? ठीक है, आप मुझे खाना नहीं दे रही हो तो कोई बात नहीं, अब मैं ये बात भैया से जरूर कहूंगी कि आप मुझे खाना भी नहीं देती हो। तानिया की बात सुनकर सुरभि को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो चुपचाप रसोई में जाती है और अपनी ननद तानिया के लिए खाना परोस देती है। तानिया खाना ले जाकर अपने कमरे में आराम से खाने लगती है। आखिर मेरी ननद ऐसी क्यों है, कोई भी किसी काम को हाथ लगाना ही नहीं चाहती? सुरभि ऐसा सोच रही होती है कि तभी उसके पास सिमरन आती है और उससे कहती है, अरे भाभी, अगर आप कोई काम नहीं कर रही हो तो एक काम करो, मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, मुझे कल सुबह कॉलेज के लिए निकलना है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए आप समय से मेरे कपड़े प्रेस करके रख देना। सिमरन ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद सुरभि चुपचाप अपनी ननद सिमरन के कपड़े इस्त्री करने लगती है। ओहो, इस घर के काम तो खत्म ही नहीं होते, एक काम खत्म होता नहीं कि दूसरा काम मुझे तुरंत बता देते हैं। सुरभि कपड़ों पर इस्त्री कर ही रही होती है कि तभी अचानक से उसे रसोई के अंदर से कुछ टूटने की आवाज आती है। सुरभि तुरंत रसोई में जाती है और देखती है, हे भगवान, शनाया, ये तुमने क्या किया? तुमने तो अचार की पूरी बरनी ही तोड़ दी। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ये अचार बनाया था। क्या करूं भाभी, मेरे पास इतनी लंबी हाइट नहीं है। मैंने कोशिश की कि मैं आराम से अचार की बरनी को उतार लूं, लेकिन गलती से ये बरनी अचानक से गिर गई। ऐसा कहकर शनाया पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुरभि अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। हे भगवान, एक तो अचार की बरनी तोड़ दी, ऊपर अब अचार की सफाई करके नहीं गई। आखिर इन सब का क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। ऐसे ही धीरे धीरे रोजाना का हो जाता है। अब सुरभि की 5 ननद अपने सभी काम खुद न करके सुरभि से ही करवाने लगती हैं। एक दिन सुबह, अरे भाभी, कितनी देर हो गई है, जल्दी से मुझे नाश्ता बना कर दे दो, मुझे कॉलेज जाना है, कॉलेज के लिए बहुत देरी हो रही है। भाभी, आप क्या कर रही हो? जल्दी से मेरे बाल बना दो, मैं कितनी देर से अपने बाल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे बाल बन ही नहीं रहे। इतने में वहाँ तानिया भी पहुँच जाती है। ये सब छोड़िए और पहले आप मेरा टिफिन पैक कर दीजिए, मुझे ऑफिस के लिए बहुत देरी हो रही है। अगर देर से ऑफिस जाऊंगी तो मेरा बॉस मुझे काम पर से निकाल देगा। अरे भाभी, ये क्या, आपने मेरे कपड़े आज इस्त्री नहीं किए, अब मैं क्या पहनूं? ओह भाभी, आपने मेरे कमरे के अंदर से सारा सामान कहाँ रखा है? मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, जरा मेरे कमरे में और मेरी मदद करो।
सुरभि अपनी पांचों ननद को एक साथ बोलते हुए देख हैरान रह जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो एक के बाद एक अपनी हर एक ननद का काम सुनती है। आज आपकी वजह से मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ, देखना आज मुझे ऑफिस से जरूर सुनने को मिलेगा। ऐसा ताना देकर तानिया ऑफिस के लिए निकल जाती है। तभी पवन आता है और अपनी पत्नी सुरभि से कहता है, सुरभि क्या तुमने मेरी टाई देखी है? मुझे कहीं मिल नहीं रही। अभी लाती हूँ जी। सुरभि टाई लेकर अपने पति पवन को दे देती है। जैसे ही पवन सुरभि का उतरा हुआ चेहरा देखता है, वो उससे कहता है, अरे सुरभि क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। नहीं जी, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक है। सुरभि पवन को उसकी बहनों के बारे में कुछ नहीं बताती। वो रोजाना अपनी ननद के आलसीपन को झेलने लगती है। एक दिन पवन अपनी पांचों बहनों के साथ खाने की टेबल पर बैठा होता है। तभी एक के बाद एक उसकी बहन सुरभि से कहती है, भाभी कई दिनों से मैं देख रही हूँ कि आप इस घर के कोई भी काम सही से नहीं कर पा रही है। जरा ये सब्जी तो देखना कैसी बनाई है, इसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। भाभी शाम को मुझे एक फंक्शन में जाना है, तो मेरे लिए अच्छी सी कोई ड्रेस निकाल कर तैयार रखना। भाभी मेरी नोटबुक नहीं मिल रही है, मेरे कॉलेज जाने से पहले आप जरा ढूंढ कर रख देना। अरे ये सब क्या चल रहा है? तुम सारे काम अपनी भाभी से ही करवाती हो। अरे थोड़ा तो उसके बारे में सोचो। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है? अब हमारी भाभी इस घर में है तो सारे काम वही करेंगी। अगर भाभी के होते हुए भी सारे काम हमें खुद ही करने पड़े तो भाभी के होने का फायदा ही क्या है? इससे अच्छा तो आप शादी ना करते। अरे अगर तुम्हारी भाभी अपना घर छोड़कर आई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इस घर में नौकरानी बनकर आई हैं। तुम्हें उनके बारे में थोड़ा तो सोचना चाहिए। आखिर तुम भी किसी के घर की बहू बनकर जाओगी एक दिन। पवन की बात सुनते ही उसकी पांचों बहनें उठ खड़ी हो जाती हैं और गुस्से से नाश्ता भी नहीं करती और चली जाती हैं, जिसके चलते पवन अपने मन ही मन सोचता है, हे भगवान अब मैं क्या करूं? मेरी बहनें तो मुझसे नाराज हो गईं, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। पवन अब ये समझ जाता है कि उसकी पत्नी सुरभि की ये हालत क्यों हो रही थी, जिसके चलते पवन अपनी पांचों बहनों के लिए लड़के ढूंढना शुरू कर देता है। कुछ ही समय में उसे अपनी पांचों बहनों के लिए लड़के पसंद आ जाते हैं और वो अपनी बहनों का रिश्ता कर देता है। देखते ही देखते कुछ समय बीत जाता है और वो अपनी पांचों बहनों की शादी करके उन्हें उनके ससुराल भेज देता है। सुरभि मैं जानता हूँ मेरी बहन बहुत आलसी थी, जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हारी रेल बना रखी थी, लेकिन अब परेशान होने की बात नहीं है। मैंने सबकी शादी करवा दी है और वो अब अपने ससुराल में खुशी खुशी रहेंगी। माना कि आपकी बहन आलसी थी, लेकिन आपको ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। एक सही फैसले ने सही समय पर सब कुछ ठीक कर दिया, क्योंकि अगर ये बात ज्यादा आगे बढ़ जाती तो कहीं मेरी बहनों के चलते मेरा घर न बिगड़ जाता। पवन की समझदारी देखकर सुरभि बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ सुरभि अपनी ननद की शादी के होने के बाद उनसे फोन पर बात करती रहती है, उनकी खैर खबर लेती रहती है। शादी के बाद उसकी पांचों ननद को अपना ससुराल संभाल कर सीख भी मिल जाती है और वो सुरभि के साथ अच्छा बर्ताव करना शुरू कर देती हैं। अब सुरभि अपने पति पवन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। स्नेहा शहर के बड़े बिजनेसमैन रूप रावल की इकलौती बेटी थी। स्नेहा जब बेहद छोटी थी तब उसकी मां की मृत्यु हो गई। ऐसे में रूप ने अपनी बेटी को तमाम ऐशो आराम में पाल पोस कर बड़ा किया, मगर वक्त के साथ स्नेहा की मांग जिद का मोड़ ले लेती है। पिता के पैसों को वह पब और पार्टी करने में पानी के जैसे बहाती, जिससे परेशान होकर उसके पिता कहते हैं, स्नेहा बस करो, हर दिन के साथ तुम्हारी बदतमीजियां बढ़ती ही चली जा रही हैं। मैंने तुम्हें ये आजादी इसलिए नहीं दी कि तुम अपने पिता के पावर पोजीशन का गलत इस्तेमाल करो। इट्स नॉट अ बिग डील डैड, मैं इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ, तो फिर अठन्नी चवन्नी के पीछे सर क्यों खपाऊं? वैसे भी मुझे देरी हो रही है, मुझे कॉकटेल पार्टी के लिए जाना है। ये सुनकर रूप रावल झुंझलाहट के साथ गुस्से से गरजते हुए कहता है, खबरदार जो इस घर से बाहर जाने की जुर्रत की, अब इस घर से तुम्हारी डोली उठेगी। मैंने तुम्हारी शादी मेरे बचपन के दोस्त गजोधर के बेटे माधव से तय कर दी है। उसी सप्ताह तुम्हारी शादी है। अगर तुमने कोई भी उलूल जुलूल कोशिश की तो इस घर में बारात की बजाय मेरी मौत का मातम होगा, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि रूप रावल अपने वादे का कितना पक्का है। अपने पिता के इस फैसले के आगे स्नेहा की सोच रुक जाती है और सप्ताह भर के भीतर उसकी शादी एक गरीब जॉइंट फैमिली में हो जाती है और स्नेहा अपने पति के साथ शहर से सहारनपुर गांव आ जाती है। राह चलते हुए शहरी बहू के सैंडल गांव के कच्चे सड़कों में गड़ने लगते हैं। ईयू, इस गांव की सरकार सो रही है क्या? कितनी कच्ची सड़क है, ये मेरे सैंडल का बर्डन भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। स्नेहा की बात सुनकर रज्जो औरतों के झुंड में फुसफुसाते हुए बोलती है,
राम राम, लगता है ये बेशरम माधव की मेहरिया है। लुगाई के तन पर ऐसे अधनंगे लत्ते शोभते हैं क्या? ची 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 ची। ये सुनकर स्नेहा गुस्से से तमतमाकर उन्हें बोर्डम बुलाकर आगे बढ़ जाती है, जहाँ माधव के कदम एक पुराने घर के आगे रुक जाते हैं, जहाँ कई जन खड़े थे। उनके बीच खड़ी गंगा कहती है, स्वागत है बहू, ये है तेरा नया परिवार। ये तेरी जेठानी सीता और ये तेरा देवर रवि और ये तेरी ननद निम्मी, ये तेरे ससुर और मैं तेरी सास। ये है हमारा घर परिवार। हाँ, सासू मॉम इसे घर की बजाय जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? गांव की आधी से ज्यादा आबादी तो मेरे सो कॉल्ड ससुराल में ही समाई है। पता नहीं इतने बिच्चम बिच्चे घर में इतने जन रहते कैसे हैं? एनीवे, मैं थक गई हूँ, मेरा कमरा कहाँ है? आइए देवरानी जी, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। अमीर बहू की फटकार से सभी के चेहरे फीके पड़ चुके थे। तभी गंगा बात बदलते हुए बोलती है, अरे तुम सभी के चेहरे पर 12 क्यों बज गए हैं? शादी ब्याह के भाग दौड़ में मन चिड़चिड़ा हो जाता है। बहू की बात का बुरा ना मानो। कुछ देर बाद माधव कमरे में आता है, जहाँ स्नेहा शॉर्ट गाउन पहने गुस्से में बड़बड़ा रही थी। जानी डैडी ने मुझे किस गरीबों के बीच बांध दिया है, जहाँ एसी तो दूर कूलर का भी नामो निशान नहीं। माधव मर्म लहजे से स्नेहा का हाथ पकड़कर कहता है, स्नेहा, ये क्या कम है कि तुम्हें बेतहाशा प्यार करने वाला पति यहाँ मौजूद है? ये सुनकर स्नेहा बड़ी झुंझलाहट के साथ माधव को दूर धकेल कर कहती है, हाउ डेयर यू, 2 कौड़ी के क्लर्क, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने गरीब गंदे हाथों से मुझे छूने की? ये कैसी बातें कर रही हो स्नेहा? मैं तुम्हारा पति हूँ। पति माय फुट। अगर तुम्हें ये गलतफहमी है कि इस मंगलसूत्र की गांठों में तुम मुझे इस गरीबी में जीवन भर बांध लोगे, तो ये तुम्हारी भूल है। बहुत जल्द हमारे रास्ते अलग होंगे। नाउ गुड नाइट। अपनी रईसी की आड़ में स्नेहा माधव के मन में बसे सपने को रौंद कर रख देती है। अगली भोर स्नेहा 9 बजे कमरे से बाहर निकल कर आती है। तभी उसकी नंद निम्मी चहकती हुई उसके पास आकर कहती है, गुड मॉर्निंग प्यारी भाभी, वो आज मेरे कॉलेज में सालाना एनुअल फंक्शन है, क्या आप मुझे अपनी कोई ड्रेस दे देंगी? मैं भला तुम्हें अपना ड्रेस क्यों दूं? खुद खरीदने की औकात नहीं है क्या? हाँ, कैसे होगी? अब जिंदगी ही गरीबी में गुजर बसर हो रही है। बस कीजिए भाभी माँ। बाबूजी, आप सभी के जुबान पर ताला पड़ गया है। ये हमारे सामने हमारी गरीबी की हंसी उड़ा रही है और आप सब बुत बने खड़े हैं। भाभी, भले हम गरीब हैं मगर हमारा परिवार प्यार के गांठों से बंधा हुआ है। बस करो देवर जी, ये लंबे चौड़े भाषण ना असल जिंदगी में कभी काम नहीं आते। गरीबी में ये गज भर की जुबान नहीं बल्कि पैसा काम आता है। एक पैसे की नौकरी तो खोज नहीं सके, मुझे रौब दिखाते हो। मैं चाहूँ तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा कर रख दूंगी। अपनी शहरी बहू के रईसी का रुझान देखकर गजोधर के सब्र का बांध जवाब दे जाता है और वह गुस्से से गरजता हुआ कहता है, बस, बहुत बहुत बोल चुकी तू। होगी तू रईस बाप की बेटी, मगर तुझे कोई हक नहीं हमारी गरीबी का मजाक बनाने की। शायद शहर में रहकर तुझे ये पता नहीं कि लड़की का असल घर उसका ससुराल होता है। अगर समझती तो अपने ससुराल वालों की हंसी नहीं उड़ाती। हाँ, तो अब समझ आया, जब नींव ही इतनी कमजोर है तो घर वालों का जीवन गरीबी में कैसे न कटेगा। कान खोलकर सुन लीजिए ससुर जी, मैं गांव देहात की अबला नारी नहीं जिस पर आप चीखें और चिल्लाएं। अगर दोबारा मुझसे ऊंची आवाज में बात की ना, ऐसी धाराएं लगवाऊंगी कि जीवन भर जेल में चक्की पीसते रह जाओगे। और तुम जेठानी जी, अगले 5 मिनट में मेरा ब्रेकफास्ट मेरे कमरे में लेकर आओ। वो कहावत तो हम सभी ने सुनी होगी कि अमीर अपनी दौलत के लिए और गरीब अपनी इज्जत के लिए मरता है। ये गरीब ससुराल वालों की इज्जत की परवाह ही थी जो उन्होंने अपनी शहरी अमीर बहू के आगे घुटने टेक दिए। दिन बीतते गए, बावजूद इसके बहू के रईसी भरे रुझान में रत्ती भर का भी इजाफा नहीं हुआ, बल्कि वह हर चीज में नुस्ख निकाल कर अपने ससुराल वालों की गरीबी का मजाक बनाकर उन्हें नीचा दिखाती। माधव, मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है। मगर स्नेहा, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए कहाँ से ला कर दूं? मेरी तनख्वाह ही महज 10,000 है। पता था मुझे तुम कुछ ऐसा ही जवाब दोगे, इसलिए मैंने डैडी से कहकर पैसे मंगवा लिए ताकि इस घर का रेनोवेशन हो सके, और मैंने अपने कमरे के लिए नए फर्नीचर भी मंगवाए हैं। डैडी आते ही होंगे। थोड़ी ही देर में स्नेहा का रईस पिता रूप रावल उनके घर में दस्तक देता है। उसे यूं छुच्छे हाथ देखकर स्नेहा बिगड़े स्वर में कहती है, ये क्या डैडी, आप खाली हाथ क्यों आए हैं? मैंने आपको कितना कुछ लाने को कहा था। जरूर इन गरीब देहाती ससुराल वालों ने ही आपके कान भरे होंगे।
मैं इनकी रग रग से वाकिफ हूँ। यू गरीब देहाती गिरगिट के जैसे रंग बदलते हैं। जाने आज कौन सी चिकनी चुपड़ी चाल चली है इन गंवार गरीबों ने। ये सुनकर बौखलाया हुआ रूप रावल स्नेहा को जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहता है, बस नेहा। डैडी, आपने इन गरीबों के लिए अपनी बेटी को चाटा मारा, जिसे बचपन में थोड़ा सा दर्द होने पर आपके रातों की नींद उड़ जाती थी। आज आपने उसे इन गैर गरीब गंवार परिवार के लिए चाटा मारा। हाँ, शायद ये थप्पड़ तुम्हारा गुरूर तोड़ सके। अरे मैंने तो ये सोचकर तुम्हारी शादी इस घर में की कि इस प्यार भरे परिवार में पढ़कर तुम बदल जाओगी, मगर मैं गलत था। मेरी भूल ने एक हंसते खेलते घर की खुशियां बिखेर दी, और ये चुप सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये गरीब अपनी इज्जत के लिए मरता है। स्नेहा, शायद तुम्हारा और मेरा परिचय अब तक सही से हुआ नहीं है। तुम्हें अपनी रईसी का इतना ही गुमान है ना, तो सुनो, मैं तुमसे कहीं ज्यादा रईस घर की बेटी हूँ। चाहती तो अपने मायके की मदद से अपने ससुराल की गरीबी मिनटों में मिटा सकती थी, मगर जब मैंने अपने ससुराल वालों के प्यार का तोलमोल किया तो पैसे का पलड़ा परिवार के प्यार के सामने फीका रह गया। अपनी जेठानी सीता का सच जानकर स्नेहा खामोश खड़ी रह जाती है। हर वक्त अपनी रईसी का रुझान जताने वाली बहू के शब्द आज उसका साथ छोड़ चुके थे। उसका सारा घमंड टूटकर बिखर चुका था। उस घड़ी उसकी आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे, क्योंकि आज उसकी नम आंखों ने गरीब ससुराल में बसे प्यार की गहरी गांठ को पहचान लिया था। आज स्नेहा अपने ससुराल में घुल मिल चुकी है। उसके शब्दों में अब रईसी का रुझान नहीं बल्कि मिठास के बोल ने बसेरा बना लिया है।